आज हम देखने वाले हैं रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। इनका पाठ है। जगदीश चंद्र माथुर, उनका जन्म 1917 बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में है। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और सांस्कृतिक पुरुष थे। अपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी प्रतिष्ठित है। आपकी प्रमुख कृतियां कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि आपका साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रकाशित हो चुका है। अभी यहाँ पर जो एकांकी है, उस एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा का महत्व दिखाया है। समाज में डाकियानु विचारों पर प्रहार करते हुए, डाकियानु में दानवों जैसे विचार, दानवों के जैसे विचार, दानव मीन्स राक्षस, उस दानवों के जैसे विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने यहाँ पर नारी को सम्मान प्रदान किया है, या नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है कि नारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इस एकांकी के माध्यम से वह दिखाना चाहते हैं। अभी एकांकी है तो एकांकी खेलने के लिए पात्रों की जरूरत है, नाटक खेलने के लिए पात्रों की जरूरत है कि नहीं। अभी पात्र है इस एकांकी के उमा, जो सुशिक्षित पढ़ी लिखी युवती है। दूसरा कैरेक्टर है राम स्वरूप, जो उमा के पिता है। प्रेमा उमा की मां, राम स्वरूप की पत्नी। शंकर एक युवक है और गोपाल प्रसाद जो शंकर के पिता है। राम रतन राम स्वरूप का नौकर है। यह एकांकी के पात्र है, एकांकी के कैरेक्टर है। अभी एकांकी खेलनी है तो वहां पर स्टेज की जरूरत होती है, मंच की जरूरत होती है। यहाँ पर मंच स्टेज, घर का एक कमरा दिखाया गया है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जो महाशय है, वहां से आ रहे हो महाशय, उनकी पीठ नजर आ रही है। वह अधेड़ उम्र के है। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं, एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का एक सिरा उनके हाथ में है, दूसरा सिरा उनका जो नौकर है, कौन वह रतन, उन्होंने वह दूसरा सिरा उसके हाथ में है और ऐसे वह स्टेज पर आ रहे हैं। यह उनका स्टेज है या मंच है। अभी देखिए राम स्वरूप क्या कहते हैं। राम स्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, तख्त को उधर मोड़ दे, उधर उधर। और वो दोनों भी पकड़ के ला रहे हैं। पहले के जमाने में क्या थे, आप क्या कहते, भारतीय बैठक थी। अब जैसे कोच वोच नहीं थे, भारतीय बैठक थी। ऐसे उठाकर वहां पर सफेद गद्दी जो है उस पर तकिए बिछा देते थे। वैसा वो तख्त ला रहे दोनों पकड़ के, और वो धीरे से कहते, अबे धीरे धीरे चल, तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। और वह तख्त रखने की आवाज स्टेज से आती है। रतन कहता है, बिछा दे साहब। रामस्वरूप जरा तेज आवाज में कहते हैं, अरे क्या करेगा और क्या करेगा, परमात्मा की यहां अक्ल बढ़ रही थी तो क्या दूर देर से पहुंचा था क्या। बिछा दो साहब। अरे ये पसीना किस लिए बहाया है, बिछाने के लिए। वहां से अंदर से वो जो तख्त है किस लिए लाए, बिछाने के लिए लाए ना। और पूछ रहा, बिछा दे साहब। इसलिए जो मेहनत की है किस लिए, उसी लिए की है ना। रतन तख्त को बिछाता है, ही करके हंसता है।
रामस्वरूप दरी उठाते हैं और वो क्या कहता है फिर रामस्वरूप, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। हारमोनियम, सितार, ये क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो रामस्वरूप रतन से कहते हैं अपने नौकर से कि बीबी जी के कमरे में जा, उधर से हारमोनियम और सितार ओ लिया, जल्दी जा। रतन जाता है। तब तक उस कमरे में पति पत्नी, कौन पति पत्नी? रामस्वरूप और उनकी पत्नी उमा, दोनों भी है तख्त पर दरी बिछाते हैं। और जो लाके रखा है ना, उस पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा उन्हें कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाना, गुस्सा। तुम्हारी जो लाडली बेटी है उसे तो गुस्सा आया है। क्या हुआ? तुम्ही ने कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना, ठीक ठाक सजा कर नीचे लाना। अरे हाँ, देखो उमा, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, करीने से आए, जरा ठीक ठाक आए, जरा ठीक ठाक आए। ये लोग भी ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। इस बात से क्या पता चलता है कि रामस्वरूप की जो लड़की है उमा, उसे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, और उस लड़के वाले जो आने वाले हैं उसकी तैयारी सब चल रही है। जो भी उन्होंने कहा हारमोनियम सितार लाके रखो, उसकी तैयारी चल रही है। इसे वह कहते हैं कि जो उमा को देखने वाले लोग आने वाले हैं उनकी सोच जरा अलग है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। देखिए उनकी सोच, लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा कहती है, और लड़का, लड़के का क्या ख्याल है? रामस्वरूप कहते हैं, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है। बाप शेर तो लड़का सवा शेर मीन्स बाप से बेटा सवाई है। बाप से भी लड़के के विचार बढ़ चढ़कर है औरतों के मामले में। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है। कहां पर? मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा। क्या कहता है? शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, क्या करूं, मजबूरी है। तब तक रतन आ जाता है। बाबूजी, बाबूजी, धीमी आवाज में कहता है। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर जाकर देखते, अरे प्रेमा, वे आ गए, तुम उनको समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। मेहमानों से कहते हैं, आइए आइए, बाबू गोपाल प्रसाद वहां पर बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वो रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि उमा से कह देना कि मेहमानों के सामने थोड़ा सा गा देगी। और तब तक तो मेहमान आ गए, उनकी मेहमान नवाजी होती है, आइए बैठिए, मकान ढूंढने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खास कर कहते हैं, खकार कर कहते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था रास्ता कैसे नहीं मिलता। तांगे वाले को पता था रास्ता कैसे नहीं मिलता। फिर से रामस्वरूप हंसते हैं, लड़के की ओर मुखातिब होकर उसकी ओर देख कर कहते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है? शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड? हफ्ते का आखिरी सप्ताह, वीकेंड, हफ्ते के आखिरी, सैटरडे संडे वीकेंड था, इसलिए चला आया। तो आपने आपके कोर्स खत्म होने में अभी तो साल भर रहा होगा, मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, उसमें साल भर रहा होगा, यही कोई साल दो साल, साल दो साल, साल दो साल किस रह गया? शंकर हंसते हुए कहता है, एक आध साल का मार्जिन रखता हो, मार्जिन आगे पीछे रखता हो, क्योंकि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है
उनको जो बैक लग जाते हैं, जो भी सब्जेक्ट रह जाते हैं, नेक्स्ट ईयर में उनको प्रमोशन मिलता है, लेकिन पीछे की जो लास्ट ईयर के सब्जेक्ट है वो उन्हें फिर से देने पड़ते हैं। और इसी तरह से हो गए, और सिर्फ सब्जेक्ट बच के तो उसके लिए एक आध साल और चला जाता है। इसलिए उसने कहा एक आध साल का मार्जिन रखता हूं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अपनी आवाज का तरीका बदलते हुए कहते हैं, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए। कौन है? गोपाल प्रसाद लड़की के पिता है। कहते बिजनेस की बात हो जाए। रामस्वरूप कहते हैं, जोकर बिजनेस? ओ अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। देखिए सोच कैसी है, बिजनेस की बात में देन लेन की बात हो जाए। बेचारे रामस्वरूप, उनकी समझ में नहीं आ रहा है, फिर बाद में समझ में आता है, फिर कहते हाँ कोई बात नहीं, पहले नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहता है, ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? तकलीफ ये आप तकलीफ क्यों करते हो? रामस्वरूप हंसते हुए कहते हैं, तकल्लुफ किस बात का, ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहां तशरीफ लाए और अंदर जाते हैं। उसने कहा कि तकलीफ किस बात की, ये तो मेरा अहोभाग्य है कि आप मेरे घर में तशरीफ लाए हो, मेरे घर आए हो। गोपाल प्रसाद कहते हैं अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। अरे झुक कर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन नहीं है, बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय का ट्रे लेकर आ जाते हैं। चाय का ट्रे मेज पर लाकर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने ही नहीं। चाय प्याले में डालते हुए रामस्वरूप कहते हैं, है। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे तो आधा दूध और आधा चीनी दीजिए, और चीनी जरा ज्यादा डालिएगा। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे कौन सी चाय पसंद है, आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और उसमें चीनी जरा ज्यादा डालिएगा। शंकर खकार कर कहता है, सुना है अब सरकार ज्यादा चीनी लगाने वालों पर, ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाने वाली है। चीनी, शक्कर, ज्यादा चीनी लेने वाले पर टैक्स लगाने वाली है। कौन कहता है? शंकर कहता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, अगर आमदनी करनी हो तो सरकार को एक ही टैक्स लगाना चाहिए। क्या कहते हैं? चाय पीते हुए कहते हैं, सरकार जो चाहे कर ले, अगर आमदनी करनी हो, आमदनी इनकम, अगर सरकार को इनकम चाहिए तो बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स, इस पर खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर दोनों भी हंसते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है कि जनाब देने वाले चू तक नहीं करेंगे। जो भी है वह कहते हैं कि मजाक नहीं कर रहा हूं, ये ऐसा टैक्स है कि टैक्स देने वाले चू तक नहीं करेंगे, अपने आप टैक्स भरेंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए कहते हैं, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल बेडअप हो गया है। खूबसूरती का सवाल बेडअप हो गया है। हम लोगों के जमाने में यह कभी उठता ही नहीं था। हम लोगों के जमाने में यह भी कोई उठता ही नहीं था। तस्तरी गोपाल की ओर बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। शंकर की ओर मुखाती पोकर उसकी ओर बढ़ते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? किस मामले में? यही शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद कहते हैं, बीच में ही कहते हैं, अरे ये बात दूसरी है रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था,
लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। जब वो शंकर से पूछते हैं कि शादी के मामले में लड़की खूबसूरत होनी चाहिए या नहीं, तभी गोपाल प्रसाद लड़के के पिताजी है बीच में ही कहते हैं, ये बात दूसरी है रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। शादी करनी है तो लड़की खूबसूरत होनी ही चाहिए, और जायजा पत्र तो मिल ही जाएगा। जायजा पहले के जमाने में जन्म पत्री होती थी, अभी भी बहुत से घरों में, लेकिन बहुत से घरों में नहीं होती है। जन्म पत्रिका कहते हैं, जन्म कुंडली, जन्म कुंडली कहते हैं या जन्म पत्र कहते हैं। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, बाकी जन्म पत्र तो अपने आप ही मिल ही जाएगा, उसे मिलाने में क्या देर लगती है जी। जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है, जन्म पत्रिका मिलाना कोई मुश्किल बात नहीं है। बस ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ठाकुर जी भगवान, भगवान के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर हंसता, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों को अधिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस सिलाई पुरानी कर ली बस हो गया। गोपाल प्रसाद, देखिए लड़कियों के मामले में गोपाल प्रसाद के ख्यालात कैसे हैं। एक तो लड़की पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, उसे नौकरी करने की जरूरत नहीं हो, बस घर में सिलाई बुनाई खाना बनाना सीख लिया काफी है, और उतना ही कर लिया तो काफी है। रामस्वरूप हंसते, मेज को एक तरफ सरका देते हैं और फिर अंदर की तरफ मुंह करके जरा जोर से कहते हैं, अरे जरा पान तो भिजवा देना। उमा पान की तस्वीर अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा बाप बेटे को दिखाई पड़ता है और बाप बेटे चौंक पड़ते हैं। वह पान लेकर आती है और क्या करती है, अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा थोड़ा घूंघट रहता है, चेहरा ऊपर उठ गया और नाक पर लगा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिख पड़ता है और दोनों बाप बेटे चौंक पड़ते हैं। कौन? गोपाल प्रसाद और कौन? शंकर। दोनों भी चौंक पड़ते हैं। दोनों भी एक साथ कहते हैं, चश्मा। रामस्वरूप सब कपाकर वो बात को मिटाना चाहते, जी वह पिछले महीने इसकी आंखें दुखने लगी थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा है। बेचारे बात को निपटाना चाहते हैं। पिछले महीने कुछ दिनों इसकी आंखें दुखने लगी थी, कुछ दिनों के लिए उसे चश्मा लगाना पड़ा है। पढ़ाई वढ़ाई की वजह तो नहीं ना, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना? नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना, वह तो अभी मैंने बताया ना। संतुष्ट होकर बहुत मीठी जुबान में कहते हैं, बैठो बेटी, वहां बैठ जाओ। उमा तख्त पर अपने बाजे के पास। बाजा पहले ही उन्होंने कहा था, क्या लेकर आइए? सितार और हारमोनियम। इसलिए उसके पिताजी ने कहा, बैठ जाइए अपने बाजे के पास। अभी वधु परीक्षा ले रहे हैं। कौन? गोपाल प्रसाद। चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चलती तो अच्छा है, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है, रौनक है, देखने में भी अच्छी है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? क्या पूछता है? कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, सितार और बाजा भी। बाजा मीन्स हारमोनियम। सितार भी बजा लेती है, हारमोनियम भी बजा लेती है। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। रामस्वरूप अपनी बेटी से कहते हैं, सुनाइए एकाध गीत अपने सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन, फेमस भजन, गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, ये भजन शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की तरफ झेपती सी आंखें मिलती है, उसकी तरफ देखती है तो आंखें मिलती है और वो गाते गाते एक साथ रुक जाती है। वो गा ही रही थी, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, गाते गाते उसकी आंखें शंकर से मिलती है और एकदम गाना वो रोक देती है।
राम स्वरूप कहते क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। उसके पिताजी उसे कहते हैं क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सीता रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद कहते अभी ठहरो बेटी, थोड़ा और बैठे रहो उमा। उमा फिर से बैठ जाती है। उमा से गोपाल प्रसाद पूछते तुमने पेंटिंग भी सीखी है, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, वो भी सीखा है? उमा चुप है। हाँ, तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है ना दीवार पर, ये जो तस्वीर टंगी है ना कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है। और वह दीवार पर वो है, वो भी इसी ने बनाई है। ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह, सिलाई भी करती हो? अरे सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है, यहां तक कि मेरी कमीजें भी है। कहती है कि ये सिलाई भी करती है नहीं? उसके पिताजी कहते हैं अरे सिलाई तो सारे घर की सिलाई इसी के जिम्मे रहती है, इसी के हिस्से में रहती है, यहां तक कि मेरी कमीज भी यही सिलाती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते थे? कुछ इनाम भी जीते थे? उमा चुप है। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, बताइए कुछ तो भी, लेकिन फिर भी उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए बैठी है। गोपाल प्रसाद अधीर उठते और राम स्वरूप सब कपाते हैं। जवाब दो उमा, गोपाल से कहते हैं जरा शर्माती है, इनाम तो इसने बहुत जीते हैं। जरा रूखी आवाज में गोपाल प्रसाद कहते हैं जरा इसे भी तो मुंह खोलने दीजिए, कब से मैं देख रहा हूं आप ही बात किए जा रहे, कहने का मतलब है उनका कि लड़की कैसी बोलती है, उसकी जुबान कैसी, हम देखना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कब से मैं देख रहा हूं आप ही मुंह खोल रहे, इसे मुंह तो खोलना दीजिए। उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो। आप मीन्स गोपाल प्रसाद क्या कह रहे हैं, जवाब दीजिए। हल्की लेकिन मजबूत आवाज में उमा कहती है क्या जवाब दो बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता है, सिर्फ खरीदार को दिखलाता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना दूसरी दुकान आगे है। इसलिए इसका कहने का मतलब है कि जिसकी शादी है उसे कोई नहीं पूछ रहा है। मैं कोई बिकाऊ चीज नहीं हूं, कुर्सी या मेज, जो भी ग्राहक आता है देखता है, पसंद आ गया ले लिया, नहीं पसंद आया दूसरी दुकान। इसलिए वे कहते हैं जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी से या मेज से नहीं पूछता है, सिर्फ खरीदार को दिखता है, अच्छी चीज देखिए ले लीजिए, पसंद आ गई तो अच्छा है, नहीं तो अगली दुकान है। रामस्वरूप चौंक कर कहते हैं, खड़े हो जाते हैं, उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ताव में आना, गुस्से में आकर गोपाल प्रसाद कहते हैं बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था। तेज आवाज में उमा को भी गुस्सा आया, वह गुस्से में कहती है जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती है, जो इतनी देर से आप नाप तोल कर रहे, ये हमारी बेइज्जती नहीं है? ये आता है क्या, वो आता है क्या, ये करती है क्या, वो करती है क्या, ये हमारी बेइज्जती नहीं है? आपकी बेइज्जती हो गई, और आप कब से नाप तोल कर रहे, हमारी बेइज्जती नहीं है। चलिए बाबूजी, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूं, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है। वह अब सच कह रही है, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूं, पढ़ाई की है, कोई पाप नहीं किया, मैंने बीए किया है, ग्रेजुएट हूं, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की, और आप न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल्स में ताक झाक करते हुए कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है ही, लेकिन इनसे पूछिए आपके बेटे से, किस तरह भागे थे, किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपा कर भागे थे।
अब यहां पर कब से जब उसकी नजरें मिली गाते हुए, शंकर से नजरें मिली, तब भी उसने पहचान लिया था कि ये कौन है, यह कौन है। तब से उसने पहचान लिया था। इसलिए उसने कहा कि मैंने पढ़ाई की है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, ना कि आपके लड़के की तरह हॉस्टल में ताक झाक करता हुआ पकड़ा गया है। लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाक करता हुआ पकड़ा गया है। ये डरपोक है, कायर है, और अपनी इज्जत का ख्याल तो मुझे है ही, लेकिन आपके बेटे से पूछिए जो ताक झाक करते हुए लड़कियों के हॉस्टल में पकड़ा गया, तो नौकर के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाया और वहां से मुंह छिपाकर भागा था। यह रामस्वरूप लड़की को डांटे, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं गुस्से में। बस हो चुका रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। दगा करना, धोखा करना। मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। उमा कहती है, हाँ जाइए जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद जो है, चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और अपने लड़की का रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं और दोनों भी क्या है, सहसा चुप हो जाते हैं। कौन चुप होते हैं? कौन चुप होते हैं? बाबू गोपाल प्रसाद और ये। अब इस स्वाध्याय देखिए। स्वाध्याय में हमें देखना है, वहां पर अभी संजाल पूर्ण कीजिए। रिश्ते, यहां पर रिश्ते, यहां पर रिश्ते, किसका रिश्ता? पहला, उमा, रामस्वरूप और उमा। रामस्वरूप और उमा दोनों का कौन सा रिश्ता है? पिता पुत्री, पिता पुत्री का रिश्ता है। और यहां पर पति पत्नी का रिश्ता किसका है, वह लिखना है। पति पत्नी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता किसका है? राम स्वरूप और राम स्वरूप। और कौन है दूसरे? उसकी मां का नाम प्रेमा। राम स्वरूप और प्रेमा दोनों भी है पति पत्नी। उसके बाद तीसरा, नौकर मालिक। नौकर मालिक, नौकर मालिक कौन है? रतन और राम स्वरूप। रतन और राम स्वरूप। उसके बाद शंकर और गोपाल प्रसाद। शंकर और गोपाल प्रसाद। शंकर और गोपाल प्रसाद कौन है? यह पिता पुत्र, इनका पिता पुत्र का रिश्ता है। दूसरा है व्यवसायिक शिक्षा के नाम। कौन कौन से व्यवसायिक शिक्षा के नाम? वकील और मेडिकल। वकील और मेडिकल।
व्यावसायिक शिक्षा के नाम। व्यावसायिक शिक्षा के नाम। व्यावसायिक शिक्षा के नाम। कौन कौन से नाम है व्यावसायिक शिक्षा के? वकील, और दूसरा मेडिकल। शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम कौन सा है? हारमोनियम, और दूसरा सितार। हारमोनियम और सितार। दूसरा है गोपाल प्रसाद की दृष्टि से बहु ऐसी हो। गोपाल प्रसाद की दृष्टि से बहु ऐसी हो। गोपाल प्रसाद की दृष्टि से बहु ऐसी हो। कैसी हो? लिखिए। पहले खूबसूरत हो, खूबसूरत हो। और दूसरा सिलाई पुराई जानती हो, तीसरा अधिक पढ़ी लिखी न हो, अधिक पढ़ी लिखी न हो। चौथा चश्मा न पहनती हो, इस तरह से उनकी दृष्टि से बहु होनी चाहिए। जो है कारण लिखिए, और कृदंत जो है और ये ग्रामर जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, उसे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।